हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एज्योर ऐप सर्विस को कवर किया है .NET 8 के साथ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक जो नए सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी और चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ पुराने वीडियोस को देख लीजिए, बिकॉज उसमें हमने काफ़ी एज्योर का बेसिक कवर किया हुआ है। एज्योर वेब ऐप का कैसे इस्तेमाल करते हैं हमने उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया है। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन, प्री रिक्वेस्ट वीडियोज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हमने उस प्री रिक्वेस्ट में कवर किया है और उस प्लेलिस्ट में अराउंड 20 वीडियोज़ हैं। तो मैं वो प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। और मैं प्री रिक्विजिट के वीडियो सेपरेटली अटैच कर दूंगा, तो आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ में क्या करना चाहते हैं। तो ये जो सीरीज़ हम बना रहे हैं एज्योर स्टोरेज अकाउंट के लिए है, जिसमें हम .NET 8 का यूज़ करेंगे और हम एज्योर में जो स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं उसका .NET में कैसे इस्तेमाल होता है वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो पर्टिकुलरली इस पूरे वीडियो में हम क्या क्या उस पूरे सीरीज़ में कवर करने वाले हैं, उन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। जिस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे कि जो एज्योर अकाउंट सर्विसेज है वो एक्चुअल में क्या होता है, उसकी बेसिक की कंपोनेंट्स क्या हैं, उसमें कौन कौन से टाइप की सर्विसेज आती हैं, उनके बेनिफिट्स एंड फीचर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक हमारा है वो है क्रिएट एंड मैनेजिंग द स्टोरेज अकाउंट। सो स्टोरेज अकाउंट को बनाने के लिए सिर्फ हमारे पास पोर्टल ही एक ओनली वे नहीं है कि हम पोर्टल से बनाएं। हम उसको मैनेज कर सकते हैं पावर सेल या एज्योर CLI या SDK से भी हम उसको बना सकते हैं। SDK मीन्स प्रोग्रामिंग के थ्रू आप उसको कम बना सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसका भी इस्तेमाल हम देखेंगे कि कैसे करना है। मोस्टली पावर सेल मैं अभी कवर नहीं करने वाला हूँ, बट एज्योर CLI के बारे में और SDK के बारे में ज़रूर मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। उसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है उसमें हम ब्लॉब के बारे में कवर करेंगे कि ब्लॉब एक्चुअली में होता क्या है, और ब्लॉब में हम डेटा अपलोड करके देखेंगे, डाउनलोड करके देखेंगे, और उसको दूसरे को हम कैसे शेयर कर सकते हैं। वो जो डेटा हमने उसमें अपलोड किया है उसकी लाइब्रेरीज को हम देखेंगे जिससे हम उसमें उसको .NET में एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सप्लोरिंग अ फाइल शेयर। मीन्स आप एक फाइल शेयर सिस्टम भी बना सकते हैं यूजिंग दी SMB प्रोटोकॉल। SMB प्रोटोकॉल से क्या होता है, जैसे आपके सिस्टम में एक ड्राइव होता है, C ड्राइव या D ड्राइव, ऐसे ही आप एक ड्राइव क्लाउड में बना सकते हैं और उस ड्राइव को आपके सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो यूटिलाइजेशन ऑफ क्यू स्टोरेज। तो इसमें एक मैसेजिंग सर्विसेज वाला भी फीचर है जिसमें हम क्यू में मैसेज को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस के जो पॉइंट है वो उनको यूज़ कर सकते हैं जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग द टेबल स्टोरेज। तो इसमें एक टेबल स्टोरेज का ऑप्शन रहता है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, और ये नो सीक्वल सपोर्ट करता है एक्चुअली में। तो नो सीक्वल के बारे में हम देखेंगे नो सीक्वल क्या होता है, और इसमें जो डेटा है हम इंसर्ट करके देख सकते हैं, उस डेटा में क्वेरी करके देख सकते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने सीक्वल कवर किया हुआ है, उसमें हमने थोड़ा सा सीक्वल कवर किया जिसमें डेटा इंसर्ट करके हमने देखा था, और एक एप्लीकेशन होस्ट किया था सिक्वल और डॉट नेट का। तो वो पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल। सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल को समझने से पहले हमको एज्योर AD भी समझना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल का मिनिमम पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा, जिसके लिए एज्योर AD की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एज्योर AD हमने अभी तक कवर नहीं किया। बट हम बाद में इसके लिए वीडियो जरूर पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में अपलोड करेंगे। उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट के देखेंगे जिसमें हम एक्टिव, कूल और आर्काइव डिफरेंट डिफरेंट टीयर्स होते हैं जिसका यूज़ कब और कैसे करना चाहिए। कुछ एडवांस टॉपिक है जिसमें सिर्फ हम थ्योरेटिकल करने वाले हैं, बिकॉज ये काफ़ी एडवांस टॉपिक्स हैं। तो इसके लिए जो प्रैक्टिकल्स वीडियो हैं वो बाद में आएंगी। तो डेटा लैक और एज्योर स्टोरेज का AI या मशीन लर्निंग के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें हम बाद में देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो हैंड्स ऑन करने वाले हैं उसकी भी हमने एक लिस्ट बना रखी है। तो कनेक्टिंग अ स्टोरेज अकाउंट, वर्किंग विद ब्लॉब, एक्सेसिंग द फाइल शेयर्स एंड इंटरेक्टिंग विद क्यूज एंड टेबल्स। तो ये सारी चीज़ों को हम .NET में भी करके देखेंगे। और लास्ट में हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसमें हम पर्टिकुलर .NET एप्लीकेशन बनाएंगे .NET 8 का यूज़ करके, और उसमें पर्टिकुलर
ब्लॉब स्टोरेज का यूज़ करके हम उसमें डेटा अपलोड करेंगे उस डॉट नेट एप्लीकेशन से। मीन्स एक डॉक मैनेजमेंट जैसा कुछ हम टूल बनाने वाले हैं जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट और इमेजेस वगैरह को अपलोड कर सकें और उसको देख सकें। और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम एज्योर ऐप सर्विस में होस्ट करके देखेंगे, जो एज्योर ऐप सर्विस हमने लास्ट वाले प्लेलिस्ट में कवर की है, उसमें अराउंड 20 वीडियो है, प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये सारा इंट्रोडक्शन है और एज्योर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए मैंने एक आपके लिए पीपीटी भी बना रखी है, वो पीपीटी मैं शेयर करता हूँ। तो ये एक पीपीटी है जिससे हम समझेंगे कि एक्चुअल में अज्योर स्टोरेज अकाउंट क्या होता है। तो आइए अज्योर स्टोरेज अकाउंट को समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो जो एज्योर स्टोरेज अकाउंट है ये एक सिंपल स्टोरेज सर्विस है। मीन्स स्टोरेज मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप अपने लैपटॉप में जो भी डेटा स्टोर करते हैं उसको ड्राइव्स में स्टोर करते हैं। ये आपके ड्राइव्स हैं, इसमें आपने फोल्डर्स बना रखी हैं और इस फोल्डर्स में आप जो भी डेटा डॉक्यूमेंट जो भी आपको स्टोर करना है वो किसी भी तरीके का इमेज हो सकता है या किसी तरीके का डॉक फाइल हो सकता है। तो आप चाहें तो इमेज अपलोड कर सकते हैं, डॉक वीडियो फोल्डर्स, ये सारी चीज़ें आप एक लोकल मशीन में जैसे क्रिएट करते हैं वैसी ही सारी कुछ फैसिलिटी आपको स्टोरेज अकाउंट देता है। तो स्टोरेज अकाउंट में क्या कर सकते हैं, आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जहाँ पे आप बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेटा को। ठीक है, इसमें अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड अलग अलग टाइप के फॉर्म्स को सपोर्ट करता है वो। और ये HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू आप एक API की तरह एक्सेस कर सकते हैं। आइडली उसके लिए आपको एक्सेस लगेगा, मीन्स आपको उस पर्टिकुलर URL का एक्सेस होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। उसके बाद जो इसके की कंपोनेंट है वो 4 तरीके के बेसिक सर्विसेज इसके अंडर आते हैं। सो समझ लीजिए स्टोरेज अकाउंट एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर ब्लॉब स्टोरेज आता है, उसके बाद फाइल स्टोरेज, फिर क्यू स्टोरेज, फिर टेबल स्टोरेज। ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक्चुअल में अगर कोई भी आपको वीडियो, इमेज, टेक्स्ट ऐसा कुछ कंटेनराइज्ड या फोल्डर स्ट्रक्चर में सेव करना है तो आप ब्लॉब स्टोरेज का यूज़ कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है फाइल स्टोरेज। फाइल स्टोरेज जो होता है एक ड्राइव है, मीन्स एक नेटवर्क ड्राइव है जो आपको एक्सेस करना है या आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको आप एक फोल्डर, एक ड्राइव का एक्सेस देना चाहते हैं जिसमें आप सेंट्रलाइज डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप इस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। इस सर्विस को एज अ ड्राइव आप अपने सिस्टम में अटैच कर सकते हैं। तो जैसे ये हमने ड्राइव्स अटैच की हैं COD, ये जो हमारे हार्ड ड्राइव का ड्राइव है SSD का, वैसे ही आप ड्राइव अटैच कर सकते हैं स्टोरेज अकाउंट के अंदर बना के, और उसको SMB NFC प्रोटोकॉल के थ्रू कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्यू स्टोरेज। क्यू स्टोरेज में क्या होता है, एक्चुअल में आप मैसेज की तरह, मैसेज के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन, सिंक्रोनाइजेशन के लिए, बैच प्रोसेसिंग के लिए उस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मीन्स इंटरेस्टिंग सर्विस है। इस सर्विस का हम काफ़ी मीन्स बड़ा हैंड्स ऑन है, मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा जब हैंड्स ऑन करेंगे तो। और स्टोरेज टेबल एक नो सिक्वल डेटा स्टोरेज सर्विस है जिसमें आप नो सिक्वल में डेटा स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली नो सिक्वल में जो टेबल होता है उनके बीच में रिलेशंस नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, तो डेटा सेट्स को आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या क्या है, तो आपको क्यों अज़ूर स्टोरेज अकाउंट चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये स्केलेबिलिटी है, एफर्टलेस स्केल, हैंडल द मैसिव डेटा ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, आपके पास मानते हैं लार्ज डेटा वॉल्यूम में आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको 100 GB, 200 GB, 500 GB की रिक्वायरमेंट है। सो आप यहाँ से जितना आपकी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं, इसमें इसको स्केल करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ड्यूरेबिलिटी एंड अवेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में इनका सबसे बड़ा बैकअप जो होता है, जैसे मान लीजिए डेटा लॉस होने का डर होता है हमारे पास, या डेटा कोई मीन्स डिज़ास्टर आ गया और डेटा लॉस हो गया, तो वो नहीं है। इसमें डेटा रेप्लिकेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, तो क्या होता है आपको डेटा भी रिकवर कर सकते हैं आप। सिक्योरिटी तो बिल्ट इन इंक्रिप्शन प्रोसेस है, मीन्स जो भी डेटा आप स्टोर करेंगे वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, तो किसी तरीके का डेटा कोई देख नहीं सकता जब तक आप उसको एक्सेस नहीं देंगे। उसके बाद टीयरिंग है। टीयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है। हॉट, कूल, आर्काइव, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी है, उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है। मान लीजिए कोई फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है उसको आप हॉट कैटेगरी में रख सकते हैं। थोड़ा सा कम यूज़ होने वाला डेटा जिसको आप जनरली यूज़ नहीं करते, दिन में एक बार या 2 बार यूज़ करते हैं, उसको कूल कर लीजिए। ठीक है, आर्काइव डेटा हो सकता है कि 1 वीक या 1 महीने में आप एक
किसी डेटा का यूज़ करते हैं तो उसको आर्काइव मॉडल में यूज़ कर सकते हैं। तो जो ट्रांसमिशन है उसमें आपका कॉस्ट बचता है, क्योंकि डेटा ट्रांसमिट करते हैं उसमें भी कॉस्टिंग लगती है। उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट सर्विस के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि एज्योर ऐप के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एआई मशीन लर्निंग्स के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डेटा लेक के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डेवऑप्स के साथ भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन है जो आप कर सकते हैं, बिकॉज इनमें इनकी क्या कीज़ मिलती हैं, एपीआईज मिलती हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग्स मिलते हैं, वो सारी वजह से हम इनका इंटीग्रेशन कर पाते हैं। यूज़ केस क्या क्या हैं जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं? तो वेब एप्लीकेशन में तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, स्टोरेज वेबसाइट या उसमें जो भी आप कंटेंट स्टोर कर रहे हैं उसके लिए। बिग डेटा एनालिस्ट मीन्स अगर आप बिग डेटा में काम कर रहे हैं तो लार्ज डेटा सेट अगर आपको स्टोर करना है और उसके ऊपर एनालिसिस करना है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। डिज़ास्टर रिकवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, मीन्स आज के डेट पे कंपनी में बीसीपी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान काफ़ी यूज़ होता है, मीन्स किसी भी हाल में बिजनेस चलते रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक अलग से पीसीपी इन्वायरमेंट बना के रखते हैं जिसमें हमारा एप्लीका ऑफ करंट एप्लीकेशन और डेटा ऑलवेज सिंक होते रहता है। तो कभी भी किसी तरीके का डिज़ास्टर आता है तो जो हमारा बिजनेस है वो किसी भी हाल में नहीं रुकता है, वो हम बीसीपी सिस्टम्स को ऑन कर देते हैं, तो बीसीपी सिस्टम अपने आप चलता है। बीच बीच में कंपनी इसके लिए ड्रिलिंग भी करती रहती है ताकि वो टेस्टिंग कर सके। डेवऑप्स में सी आई सी डी पाइपलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। सी आई सी डी पाइपलाइन का एज्योर वेब ऐप में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर मैंने काफ़ी एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद क्रिएटिंग एन एज्योर स्टोरेज अकाउंट, तो एज्योर स्टोरेज अकाउंट आप कहाँ कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं? तो ये तो एक पोर्टल से आप क्रिएट कर ही सकते हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसमें CLI है जिसको कमांड लाइन के थ्रू इसके लिए एक एस डी के या सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है और आप उसके थ्रू कर सकते हैं। और ये एज्योर टेम्पलेट है, ये ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है, तो इस टेम्पलेट के थ्रू भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हम इसमें एज्योर टेम्पलेट भी देखने वाले हैं और CLI भी देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। उसके बाद कंक्लूजन यही कहता है कि आपको स्टोरेज अकाउंट क्यों चाहिए, बिकॉज इट्स रॉबस्ट, स्केल और एक सिक्योर सोल्यूशन है। आपको अगर डेटा स्टोर करना है तो आप अपने कॉस्टिंग और अपने यूज़ केस के हिसाब से पर्टिकुलर सर्विस को अवेल कर सकते हैं। यूज़ केस भी मैंने ऊपर में डिस्कस किया है। ये स्लाइड का एंड है। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए @cloud4dev। प्लीज़ ऑल्सो पुट योर कमेंट, आपके कमेंट एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आने वाली वीडियोस हम हर दिन एक वीडियोस लॉन्च करने वाले हैं, तो अगर आप इस चैनल में कंटिन्यूसली लर्निंग कर रहे हैं तो हर दिन आपको एक वीडियोस मिलेगी, उसके हिसाब से आपकी लर्निंग को आप अलाइन कर लीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।